गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सबको। बातें बंद कर दो। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो क्लास में फर्स्ट डे आया आज? 1 2 3, 3 बच्चे फर्स्ट डे आए हैं। अरे बातें बंद कर दो भाई। पहले तुम बातें कर लो यार, ऐसे करो। पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी, बातें जरूरी है। इधर देखिए, पेपर नंबर हम 4 पढ़ने जा रहे हैं। जो बच्चे आज क्लास में फर्स्ट डे उनको भी मैं साथ में ले रहा हूं। पेपर 4 आपका टैक्सेशन का पेपर है बच्चों, और ये ग्रुप जो आपका होता है फर्स्ट ग्रुप, इसका पेपर 4 है, या हम कह सकते हैं फर्स्ट ग्रुप का लास्ट पेपर है बच्चों, टैक्सेशन का पेपर। टैक्सेशन का जो पेपर है इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं। एक में तो आप पढ़ोगे इनकम टैक्स, और एक में पढ़ोगे आप जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो इनकम टैक्स है वो आएगा आपका 60 मार्क्स के लिए, और जीएसटी आएगा आपका 40 मार्क्स के लिए। अच्छी बात क्या है बच्चों, पूरे टैक्सेशन के पेपर में 30% क्या रहेंगे आपके, और सबसे खतरनाक बात क्या है, पूरे टैक्सेशन के पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं। अभी बेहतरीन चीज क्या है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट नहीं किया है। हो सकता है आपके अटेम्प्ट तक स्टार्ट कर दे, हो सकता है नहीं भी स्टार्ट करे, एट द केस में भी, पर फिलहाल अभी तक तो नहीं है नेगेटिव मार्किंग। तो जो आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं वो आपको पूरे करके आने हैं। बाकी बचा हुआ आपका क्या रहेगा, आपका प्रैक्टिकल या सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। इनकम टैक्स में हमने लास्ट क्लास में जो थोड़ा बहुत सीखा था, उसमें सबसे पहले मैंने इनकम बताई आपकी 5 हेड ऑफ इनकम होती है, या 5 तरीके से आप इंडिया में इनकम कमा सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है इनकम कमाने का वो है सैलरी। आप कहीं नौकरी करेंगे, बदले में आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो ये सैलरी आपकी इनकम कमाने का पहला तरीका है। दूसरा होता है बच्चों इसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, हाँ, आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है या कोई प्रॉपर्टी है जो आपको रेंट जनरेट करके देगी, तो इसका मतलब आपकी दूसरी इनकम कमाने का जो तरीका है वो है रेंटल इनकम। बहुत सारे लोग रेंटल इनकम कमाते हैं, हो सकता है आपके परिवार में भी कोई रेंटल इनकम कमाता हो या आप ही कमा रहे हो, तो वो दूसरा तरीका है बच्चों इनकम कमाने का। तीसरा है बिजनेस करो, या आप एक प्रोफेशनल हैं, B&P, बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे अडानी अंबानी है, ये लोग बिजनेस करते हैं, और शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग प्रोफेशनल हैं, इंक्लूडिंग मी। मतलब सीए हूं ना, तो मैं भी तो प्रोफेशनल हूं। तो जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते, नहीं शाहरुख खान नहीं हूं बेटा मैं, पर सीए पवन नाम है मेरा, बता दो जो बच्चे नए हैं आज क्लास के अंदर। और मैं एक प्रोफेशनल हूं क्योंकि मैं सीए हूं, तो मैं जो सर्विस आपको दे रहा हूं ये प्रोफेशनल सर्विसेज में आता है। तो प्रोफेशनल हैं आप, या फिर आप बिजनेस करते हैं। सर बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या होता है? बिजनेस होता है बच्चों जहां आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आप कुछ सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, बनाएंगे, उसे बिजनेस कहते हैं। प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया, जहां पर आप क्या कर रहे हैं बच्चों, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिल्म आर्टिस्ट है, ये सब कौन है, प्रोफेशनल्स हैं। तो अगर आपका इनकम कमाने का जो अगला तरीका है वो है B&P, बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद में एक अगला तरीका है बच्चों कैपिटल गेन का। आपके पास कोई कैपिटल एसेट्स है, कोई मकान है, दुकान है, ज्वेलरी है, शेयर्स हैं किसी कंपनी के, वो आपने बेचे, और बेचने से आपको क्या हुआ है, गेन हुआ। तो ये गेन आपका 4th हेड ऑफ इनकम में आएगा, इसे कैपिटल गेन हम कह रहे हैं। और उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या है, अदर सोर्सेज। कि कोई इनकम ऊपर के 4 हेड में आप नहीं कमा पाते, तो आप उसे 5वें हेड में कमाएंगे, इसको नाम क्या दिया गया है, अदर सोर्सेज।
जैसे लॉटरी की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, इंटरेस्ट की इनकम हो गई, ये सारी इनकम कौन सी आपकी अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती है। इन 5 हेड को मिलाओगे आप तो ये बनेगा आपका इनकम बनेगा, इसे जीटीआई बोलते हैं। इसमें से डिडक्शंस माइनस करते हैं तो ये टोटल इनकम आ जाएगा। तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस में ये सब चीजें आपको आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर बात करेंगे हम टैक्स की। टैक्स का मतलब एक कंपलसरी पेमेंट, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी के एसेट्स को आपने, रिसोर्सेज को आपने यूज किया है, उसके लिए एक पेमेंट आप कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उसे हम टैक्स कह रहे हैं। ये टैक्स गवर्नमेंट क्यों ले रही है बच्चों आपसे? ताकि उस सोसाइटी को मेंटेन कर सकें, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटलिटी के लिए, डिफेंस के लिए, सड़कें, डैम, ये सब के लिए क्या लेती है गवर्नमेंट? टैक्स लेती है। मतलब गवर्नमेंट को जब रूलिंग करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है बच्चों, और वो पैसा कहां से आता है? हमारे टैक्सेस से आता है। फिर हमने देखा क्लास के अंदर कि टैक्स 2 टाइप के होते हैं आपके, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो पैसा कमाता है वो ही टैक्स पे करेगा, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मैंने पैसा कमाया तो मैंने टैक्स पे कर दिया, आपने कमाया तो आपने टैक्स पे कर दिया, ये डायरेक्ट टैक्स है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो सर्विसेज और गुड्स पर लगता है, कि जो लोग सर्विसेज और गुड्स को कंज्यूम करेंगे उनको एक टैक्स देना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जो हमारे सिलेबस में 2 टाइप का है, एक है जीएसटी और एक है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे। जीएसटी के कुछ प्रोविजन सेक्शन 39 तक आप कहां पढ़ेंगे? इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, उसके आगे के सेक्शन आप फाइनल में पढ़ेंगे। अच्छा, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 2 टैक्सेस हैं आपके। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है और हमारे सिलेबस में 60 मार्क्स का है। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपका, बहुत फोकस करके आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो लेक्चर हैं वो इसी चैप्टर के हैं। और यकीन मानिए, आप जब इनकम टैक्स की क्लास देखिए, पहली बात है जो बच्चे फेस टू फेस हैं मैं उनसे बोल रहा हूं, कोशिश करना बेटा 100% आप क्लास में ही उसे पूरा पढ़े। किसी वजह से आप क्लास नहीं ले पा रहे, कोई भी XYZ रीजन है, सर बहुत बारिश हो रही है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं क्लास, आपके पास वो एप्लीकेशन पे लिंक आता है, लीजिए। फिर भी अगर कोई ऐसा रीजन हो गया कि आप क्लास ले ही नहीं पाए पूरे दिन, पहली बात है लेनी है क्लास, आपको लाइव क्लास लेनी है तभी बेटा बेनिफिट मिलेगा इसका, ये आपका फाउंडेशन नहीं है अब। तो अगर आप नहीं ले पाए किसी वजह से भी क्लास, तो ये क्लास रिकॉर्ड हो जाती है आपकी ऐप पे, आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कल की क्लास आपको दिखनी स्टार्ट हो गई होगी। तो ये रिकॉर्ड आपकी हो गई है, तो आप अगली क्लास में आने से पहले पिछली क्लास जरूर देख के आना। इनकम टैक्स में सबसे मजेदार चीज ये है बच्चों, जब तक आप पिछला क्लास नहीं देखेंगे तब तक आपको अगले क्लास का पल्ले नहीं पड़ेगा। यहां टॉपिक वाइज स्टडी नहीं होगी, मतलब सर ये पूरे चैप्टर एक साथ जुड़ जाएंगे। अकाउंट्स की तरह यहां पर आपको सिर्फ ब्रांच अकाउंट्स पढ़ना है, आपको इंश्योरेंस क्लेम पढ़ना है, आपको कोई आपका डिपार्टमेंटल पढ़ना है, ये टॉपिक अलग अलग है बच्चों। ब्रांच में आपने क्लासेस छूट गए आपकी तो पूरा ब्रांच छोड़ दीजिए, बाद में उसको रिकॉर्डिंग में देख लेना, 15-20 लेक्चर जो होंगे आप देख लोगे, पर 200 लेक्चर एक साथ देख नहीं पाओगे आप। इसलिए आपको कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी है इस पेपर के अंदर, रखोगे ना बना के? यस सर। चलिए, इसके बाद मैंने जो लास्ट क्लास में एंड किया था, जो आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है, वो था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं बच्चों, वो ईयर कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर। 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 23 पर एंड होगा। ये जो 12 महीने आपको दिख रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर बोलते हैं। आने वाले जो 4 से 5 महीने होंगे, इन 4 से 5 महीने में आपको मैं इन 12 महीने की इनकम कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, क्योंकि हर साल फाइनेंस एक्ट चेंज होता है, इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स आती हैं। तो अभी मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो मई 23 के लिए पढ़ाऊंगा, नवंबर 23 के लिए कुछ और चेंजेस आएंगे, उसके बाद में चेंज आते रहते हैं, ठीक है।
एक अजीब सी बात या मुश्किल ये है कि हमारे पास हमारे मॉड्यूल नहीं है मे 23 के लिए। बाकी मॉड्यूल में कुछ चेंज नहीं है, बाकी सब्जेक्ट आपके एज इट इज आप पढ़ सकते हो, पर इनकम टैक्स आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए आप प्रिंट आउट भी हमने नहीं निकाल के दिए आपको, या नहीं निकाल के दे पाएंगे। इसीलिए मैं कुछ लिखवाऊंगा आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो अमेंडेड होगा फाइनेंस एक्ट के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो प्रीवियस ईयर है हमारा 22-23। प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं। इनकम अर्न जिस ईयर में करेंगे आप, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर। गवर्नमेंट कहती है पूरे साल आराम से इनकम कमा। इनकम मतलब वो 5 हेड ऑफ इनकम है, कमा। कमाने के बाद में जब तेरी पूरी इनकम तू कमा ले पूरे साल में, मतलब 31 मार्च 2023 को जब तेरी पूरी इनकम तू कमा लेगा, फिर क्या करना, इस इनकम पर क्या पे कर देना? टैक्स पे कर देना। तो इसका मतलब ये टैक्स कब पे करोगे? इसके अगले साल ही तो पे करोगे। तो जिस साल में आप इस इनकम पे टैक्स पे करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। अच्छा सर, इसका मतलब प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाला जो ईयर होता है वो कौन सा होता है? असेसमेंट ईयर से पहले कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर। अभी हम प्रीवियस ईयर 22-23 पढ़ेंगे, तो ये प्रीवियस ईयर है, तो इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा बच्चों? 23-24। 23-24 को असेसमेंट ईयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी ईयर में हमें टैक्स पे करना है। 22-23 तो प्रीवियस ईयर में, यहां पे तो इनकम कमाना है आपको, और टैक्स पे करने की बारी आएगी तो कब करोगे आप? 23-24 में टैक्स पे करोगे। आई बात समझ में आपको? सर प्रीवियस ईयर जो होता है आपका, जो प्रीवियस ईयर होता है वो एक दिन का भी हो सकता है। हो सकता है आपने नया नया बिजनेस सेटअप किया है, तो जिस दिन आपने बिजनेस सेटअप किया है वहां से स्टार्ट होगा प्रीवियस ईयर, और एंड कब होगा? 31 मार्च को एंड होगा। सर फाइनेंशियल ईयर भी तो यही होता है। देखिए बेटा, फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया जिस ईयर में आपने अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया है, उसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं अपन। हाँ, फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर एक ही है। एक होता है कैलेंडर ईयर। बताओ कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को एंड होगा। सर फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर हमेशा 1 अप्रैल से ही क्यों स्टार्ट होता है? पूरी दुनिया के अंदर 99% कंट्री 1 जनवरी से अपने फाइनेंशियल ईयर या ईयर को स्टार्ट करती है, चाहे टैक्स के लिए हो चाहे वो अकाउंट्स के लिए हो। इंडिया एक इकलौता देश है बच्चों, या और भी 1-2 देश है इंडिया जैसे, जो ईयर को 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्या है सर? 1 अप्रैल वाले दिन ऐसा कौन सा वो दिन था जब हम अकाउंट्स अपना 1 अप्रैल को ही बनाते हैं? क्योंकि सर अप्रैल फूल होता है वो, हम बेवकूफ बनाते हैं लोगों को और गवर्नमेंट को, इसलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों। देखिए इसके 2 रीजन है। पहला रीजन, हमारा जो फाइनेंस एक्ट है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो आपका है, वो 1 अप्रैल 1962 को पूरे इंडिया पर इफेक्टिव हुआ था। एक ये रीजन है, इसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से बनता है। और दूसरा, हिंदू धर्म के अंदर हमारा जो ईयर होता है वो 1 चैत्र माह से हमारा ईयर स्टार्ट होता है, और चैत्र माह नॉर्मली कब आता है बच्चों? अप्रैल में आता है। इसीलिए हमारा जो हिंदू कैलेंडर मंथ है उसके हिसाब से 1 अप्रैल को फिक्स कर दिया गया था, और 1 अप्रैल से क्या होता है? हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि हमारे इस फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर या फिर प्रीवियस ईयर को चेंज कर 1 जनवरी करने जा रहे हैं। जब होगा तब देखेंगे, पर फिलहाल अभी तो क्या है आपका? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा? 31 मार्च को एंड होगा। आई बात यहां तक समझ में? अरे बोलो भाई। चलिए, टैक्सेशन का पेपर नंबर 4 है। ये मॉड्यूल जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, ये मॉड्यूल आपका पुराना है बच्चों, ये मॉड्यूल आपको नहीं काम आएगा, पर कुछ चीजों में कभी अमेंडमेंट नहीं होता, ये वैसे का वैसा ही रहता है। मतलब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में कोई अमेंडमेंट नहीं है भाई, ये तो ऐसे रहेगा। जब मैं पढ़ता था तब भी यही था, जिसने मुझे पढ़ाया वो जब पढ़ते थे तब भी यही था, जिन्होंने उनको पढ़ाया तब भी यही था, और आगे मान लो भगवान ना करे अगर आप टीचर बन गए, हाँ तो बन जाओगे तो हमारा कॉम्पिटिटर आ जाएगा भाई,
और वैसे भी नहीं, पेट पे लात तो क्या मारोगे भाई, सब अपना अपना करते हैं, ठीक है। ऐसी बात थोड़ी है कि टैक्स का सिर्फ अकेला मैं ही टीचर हूं, बहुत सारे हैं। क्या सब मेरे पेट पे लात मार रहे हैं? क्या मैं अपना कर रहा हूं बेटा, वो अपना कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर जो होता है बच्चों, ये कभी चेंज होने वाला कंसेप्ट नहीं है, इसलिए सेम ही रहेगा। तो जल्दी से मैंने बहुत सारे पेज स्किप किए हैं, आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं जब आपको कल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पेज नंबर 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको टेक्स्ट का मीनिंग बताया, टेक्स्ट के टाइप बताए, टेक्स्ट क्यों लगता है ये बताया। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि जब ये भारी भरकम बातें हैं बच्चों आर्टिकल की, वो देखेंगे बाद में जब वक्त आएगा, अभी फिलहाल नया नया क्लास स्टार्ट किया, हम नहीं करेंगे। इसके बीच में सारी बातें एक बार छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, सीधा पहुंचते हैं हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पर। आ जाओ बच्चों। कितने गया भाई सर, इतने सारे पेज आप पढ़ाओगे नहीं क्या? बेटा एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, पर अभी मैं ये पढ़ाऊंगा। एक है प्रीवियस ईयर और दूसरा क्या है? आप मुझे बता सकते हो ये एरो ऐसे क्यों बना रखा है? प्रीवियस ईयर के बाद क्या आता है? असेसमेंट ईयर। ये जो मॉड्यूल है इसके हिसाब से प्रीवियस ईयर कौन सा है इसका? 21 22। हमारा जो एग्जाम है उसके हिसाब से क्या होगा? 22 23। तो इस मॉड्यूल के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर है आपका, इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 22 23 होगा। assessment year, the term has been defined under section 2 subsection 9। सेक्शन तो हमने रीड करने सीखे थे कल। दिस मीन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, जो स्टार्ट कहां से होगा? 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। लिखेंगे जहां मैंने कल आपको खत्म करवाया था। कल मैंने कौन कौन से पॉइंट पढ़ाए थे बच्चों आपको? इतना बताया था। आप पहला वर्ड लिखिए असेसमेंट ईयर, लिखिए उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए असेसमेंट ईयर। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, as per section 2 subsection 9, assessment year means a period of 12 months commencing on 1st April every year। लिखा आप लोगों ने? 1st April every year। income earned in previous year, income earned in previous year is taxable in the assessment year, taxable in the assessment year। फुल स्टॉप। अगली लाइन में लिखोगे आप assessment year always start from 1st April, assessment year always start from 1st April and it is always a period of, and it is always a period of 12 month। और ये जो अगली लाइन में आपने असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1st अप्रैल वाली लाइन लिखी है, इसके ऊपर एमसीक्यू मार्क कर लेना बेटा, इसके ऊपर एमसीक्यू मार्क कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो होता है वो 12 मंथ से कम हो सकता है और वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं 1st अप्रैल से स्टार्ट होगा, पर असेसमेंट ईयर के लिए ऐसा नहीं है। असेसमेंट ईयर हमेशा कब स्टार्ट होगा? 1st अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, इसलिए इस पे एमसीक्यू मार्क कर लेना। अगला है बच्चों आपका प्रीवियस ईयर। बताओ, बिना देखे बताओ क्या होता है प्रीवियस ईयर?
बिल्कुल साहब, जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं वो क्या होता है आपका प्रीवियस ईयर। लिखो प्रीवियस ईयर। एज पर सेक्शन 3, previous year means a financial year immediately preceding the assessment year. Previous year means a financial year immediately preceding the assessment year. The income earned during the previous year is taxable in the assessment year. The income earned during the previous year is taxable in the assessment year. हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया। अब मुझे ये छोटे छोटे दो क्वेश्चन करके दिखा दो बच्चों, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकेंड। आप इसको प्रीवियस ईयर 21 22 के हिसाब से करके दिखा दो। ए रनिंग बिजनेस 93 से कोई बिजनेस चल रहा है आपका, डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 22 23 21 22। 6 नंबर बताओ। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सेटअप कर रहा है प्रोफेशनल, तो स्टार्ट होगा 1 जुलाई 21 से, एंड कब होगा, तो प्रीवियस ईयर के लिए आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा वो कब स्टार्ट होगा, पर हाँ असेसमेंट ईयर के लिए आप ये बोल सकते हैं हमेशा कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में बच्चे पढ़ाई करते हैं भाई। चलो लिखना स्टार्ट करेंगे आप। एक काम करता हूं, एक नई नोटबुक निकालता हूं। लिखेंगे बच्चों आप। टैक्स रेट, देखिए जो टैक्स रेट है, देखो टैक्स किस पे लगता है, इनकम पर। इनकम का मतलब टोटल इनकम, तो जो टैक्स रेट होगा उसी के हिसाब से टैक्स लगेगा बच्चों। एक व्यक्ति जो ज्यादा पैसे कमाता है उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, एक व्यक्ति जो बहुत कम पैसे कमाता है उस पर या तो कम टैक्स या टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है बच्चों, आप जितना अमीर होंगे आपको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। बट जो जीएसटी है वो रेग्रेसिव नेचर का है। रेग्रेसिव का मतलब क्या हो गया, जो फिक्स कर दिया गया है वो वैसा ही रहेगा। आप चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं,
आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। किसी स्टूडेंट ने एक चिप्स का पैकेट परचेज किया, तो चिप्स के पैकेट में जो टैक्स का अमाउंट आपने पे किया है उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वही चिप्स का पैकेट सलमान खान परचेज करे। वो रेग्रेसिव नेचर है बच्चों। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स सेम रहेगा, रेग्रेसिव नेचर। पर हाँ, इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का है। आप जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे, गवर्नमेंट उतना ज्यादा टैक्स आपका हायर करती चली जाएगी। और जो टैक्स रेट्स हैं वो दो जगह लिखे जाए हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स रेट को दो जगह लिखा गया है बच्चों। लिखेंगे आप, एक तो है बच्चों आपका जनरल टैक्स रेट, और एक है आपका स्पेसिफिक टैक्स रेट। जो जनरल टैक्स रेट है वो एनुअल फाइनेंस एक्ट 2020 में मेंशन है, और स्पेसिफिक टैक्स रेट जो आपका है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मेंशन है। सर दो दो जगह टैक्स रेट क्यों, एक जगह लिख देते, क्या सरकार वेली है क्या, दो दो जगह लिखे जा रही है? नहीं बच्चों, जरूरी है। एक बात बताइए, आज जैसे आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही, 2,50,000 पे टैक्स नहीं लगता। अगर किसी व्यक्ति ने इनकम कमाया है 2,50,000 तक का, तो उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है भाई। सोचिए 1961 में भी 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं था क्या? वहां का 2.5 लाख और आज का 2.5 लाख क्या बराबर है क्या? तो सर मतलब क्या हुआ? अरे भाई ये तो आप ज्यादा अच्छी समझते हैं क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है। हमारी जो रुपये की परचेजिंग पावर है वो घटती जा रही है। उस जमाने में अगर किसी ने 2.5 लाख कमाया है तो वो करोड़पति है भाई। वो आज के जमाने का 2.5 लाख कुछ भी नहीं है। तो क्या टैक्स रेट सबका एक फिक्स कर दिया जाए क्या? नहीं, क्योंकि लोगों का जो इनकम अर्न करने की कैपेसिटी है वो डे बाय डे बढ़ेगी। पुराने जमाने में जो लोग 1,000 रुपए भी कमाते थे, 100 रुपए भी कमाते थे, 1961 में तो 100 रुपए 10 रुपए से स्टार्ट हुए थे। 100 रुपए 1,000 रुपए भी आप कमाते थे तो हम आप पे टैक्स ले लेते थे। आज के टाइम पर अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कमाएंगे तो ही आपसे टैक्स लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1961 में जब इनकम टैक्स एक्ट बनाया जा रहा होगा, उस समय इस बात को ध्यान में रखा गया कि सर आगे आने वाला जमाना जो होगा, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे, ईयर बाय ईयर हम आगे चले जाएंगे। आज से 10 साल 20 साल 50 साल के बाद में लोगों की इनकम 1,000 ही थोड़ी रहेगी, इनकम भी तो बढ़ेगी। आप अपने परिवार को ही देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सोचिए, पुराना से पुराना पापा से पूछना, दादाजी से पूछना कि दादाजी पहले भी इतना ही कमाते थे क्या हम जो आज कमा रहे हैं, या उससे पहले आपके पिताजी भी इतना कमा लेते थे क्या? हो सकता है वो यस बोले, पर मैं मेरी बात करूं तो नहीं भाई। उस जमाने में लोगों के पास इतनी इनकम नहीं थी। आज के टाइम पर लोगों के पास इतनी इनकम है, इसलिए टैक्स रेट क्या है, दो जगह लिखे गए हैं। एक तो जनरल टैक्स रेट है, हर साल फाइनेंस एक्ट 22 के अंदर गवर्नमेंट आपको यह बताएगी कि कितना टैक्स आपको पे करना है। वो लिखा गया है किसमें? एनुअल फाइनेंस एक्ट 22 के अंदर। और एक है स्पेसिफिक टैक्स रेट जो फिक्स रहता है। 1961 से लेके आज तक क्या करते गवर्नमेंट ने, उसे फिक्स ही कर दिया कि ये फिक्स रहेगा। आई बात समझ में आपको? एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है सर? 1 फरवरी को बजट आता है। हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिब होते हैं वो क्या करते हैं? बजट पेश करते हैं। सर ये बजट क्या होता है? बजट का मतलब गवर्नमेंट आपको ये बताती है कि हम पैसा कहां से आएगा, मतलब गवर्नमेंट अर्निंग कहां से करेगी और उसे खर्च कहां करने वाले हैं, इसे बजट कहते हैं। हमारे घर में घर का भी तो बनाते हैं हम कि भाई इस महीने का बजट क्या है, 20,000 पे खर्च करना है, कहां कहां खर्च करना है, उसे बजट कह रहे हैं। मैं आपको बजट नहीं पढ़ा रहा, बजट के अंदर जो टैक्स रेट्स हैं, जो लोगों से टैक्स चार्ज किया जाएगा, वो आपको बता रहा हूं। उसका एक एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट आपको दिखा रहा हूं यहां पर। एनुअल फाइनेंस एक्ट 2022 जो आपका है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट जो आपका है उसके 4 पार्ट होते हैं बच्चों। लिखो 4 पार्ट।
कौन कौन से इसके 4 पार्ट हैं? सबसे पहला है पार्ट 1। पार्ट 1 में लिखा गया है टैक्स रेट। जितने भी टैक्स रेट्स हैं वो सब पार्ट 1 में लिखे गए हैं। पार्ट 2 जो आपका है उसमें लिखा गया है बच्चों टीडीएस का रेट। ये मेरे से पता नहीं क्यों बंद हो जाता है ये पेन। पार्ट 2 में आएगा आपका टीडीएस रेट। टीडीएस का नाम सुना आपने? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नहीं भी सुना तो घबराइए मत, चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे हम इनकम टैक्स में, खूब डिटेल में बताऊंगा आपको टीडीएस क्या होता है, कैसे कटता है, सब कुछ है सिलेबस के अंदर, तसल्ली से देखेंगे। टीडीएस अदर देन टीडीएस ऑन सैलरी। सैलरी की इनकम के टीडीएस को छोड़कर बाकी सारे टीडीएस पार्ट 2 में लिखे गए हैं। फिर आता है बच्चों आपका पार्ट 3। इसमें लिखा गया है एडवांस टैक्स प्लस टीडीएस ऑन सैलरी। और सबसे लास्ट में है बच्चों आपका कौन सा? पार्ट 4। पार्ट 4 जो आपका है ये बताता है आपको टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। सर एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगता है? हमने तो पढ़ा है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। बच्चों एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। बट टैक्स की कैलकुलेशन करते समय एग्रीकल्चर इनकम का एक ट्रीटमेंट किया जाता है, इससे टैक्स का स्लैब बढ़ जाएगा। सिर्फ इसी काम में आता है बच्चों ये पार्ट 4। एग्रीकल्चर इनकम पे कभी भी सेंटर गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। सर सेंटर गवर्नमेंट, हाँ बच्चों हमारे इंडिया का जो टैक्स का सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है बच्चों। 2 सिस्टम चलते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंटर गवर्नमेंट है। इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है। जो भी इनकम टैक्स होता है आपका, आप सीधा मोदी जी को देते हो, आप गहलोत जी को नहीं देते। अगर आप राजस्थान से हैं तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो गहलोत है। अगर आप दिल्ली से हैं तो अरविंद केजरीवाल साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको टैक्स देते हो आप। तो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है बच्चों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है। बट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स जो होगा वो कैलकुलेट जरूर किया जाएगा फाइनेंस एक्ट के पार्ट नंबर 4 में, पर इसका जो भी अमाउंट होगा वो कौन वसूलता है? स्टेट गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर इनकम पे कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, ठीक है बच्चों। यहां तक ये आपके फाइनेंस एक्ट के 4 पार्ट हैं। ये एमसीक्यू लेवल पे नोट कर लेना, कोई भी एक पार्ट आपसे एमसीक्यू पर पूछ सकते हैं। लिखा आप लोगों ने? अब हम टैक्स रेट पढ़ने जा रहे हैं। जो पार्ट 1 में लिखा गया है फाइनेंस एक्ट 2022। फाइनेंस एक्ट 2022 के पार्ट 1 में लिखा गया है, देखिए बच्चों, जो एसएससी होता है, अभी सर एसएससी क्या होता है? एसएससी मतलब वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट को टैक्स का अमाउंट पे करेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट पे करेगा, पेनल्टी का अमाउंट पे करेगा। जो भी गवर्नमेंट को अमाउंट पे करता है, चाहे टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट जो भी है, उसे एसएससी कहा जाएगा।
अच्छा, इसका मतलब जो इनकम कमाता वो एसएससी नहीं बेटा, वो एसएससी नहीं है। जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा वो एसएससी है। जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करेगा वो एसएससी है। जो गवर्नमेंट को पेनल्टी पे करेगा वो एसएससी है। जरूरी नहीं है आपको आपकी इनकम पे टैक्स देना पड़े। मान लो एक मिस्टर रामलाल है, उसके पिताजी ने 5 करोड़ की इनकम कमाई और ठीक 31 मार्च 2023 को भगवान के पास चले गए, तो क्या उस 5 करोड़ की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा? पिताजी तो गए सर, पिताजी तो गए, अब टैक्स कौन देगा? अब जो भी उसके लीगल हायर्स होंगे उनको देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, रामलाल का बेटा था श्यामलाल, श्यामलाल ने पैसा तो नहीं कमाया ना, फिर भी टैक्स कौन पे कर रहा है? तो गवर्नमेंट की नजर में एसएससी कौन है? श्यामलाल। आई बात समझ में? इनकम कमाने वाला एसएससी हो सकता है, पर सही मायने में एसएससी कौन है? जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। आई बात समझ में? अभी इसकी डिटेल में बात भी आगे करेंगे। तो फाइनेंस एक्ट जो पार्ट 1 है उसमें टैक्स रेट लिखे गए हैं और अलग अलग टाइप के एसएससी होते हैं बच्चों। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में पर्संस को डिफाइन किया गया है। इनकम टैक्स में 7 लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, या मैं कहूं वो 7 लोग हैं जो इनकम कमाते हैं अलग अलग कैपेसिटी पर। सबसे पहला बच्चों इंडिविजुअल, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, नेचुरल पर्सन को बोलते हैं हम इंडिविजुअल। जो लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, सीए करते हैं, वो सब कौन है? जो सीए नहीं करते वो भी इंडिविजुअल हैं। जिनकी शादी होती है, बच्चे पैदा करते हैं, ये सब इंडिविजुअल्स है। दूसरा होता है बच्चों इसमें एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो आपने अपने बीसीके में पढ़ा था, चित्र बीसीके लो में पढ़ा था क्या? 11 12th में भी पढ़ा हुआ है। 2 स्कूल होते हैं उसका, एक मिताश्रा, एक दयाबाग स्कूल है। कुछ याद आ रहा है? वेस्ट बंगाल में होता है भाई, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। अरे बताओ ना, एचएफ का नाम तो सुना है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अरे मैं नहीं पढ़ाने वाला, बुक में लिखा भी हुआ है, 3 पेज पे लिखा गया है, पर आपके फाउंडेशन में भी तो है ये। सर अगर आपको वो ढंग से आपने पढ़ा है तो इंटर में आप कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट के बाद पता चल ही जाएगा मुझे कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा तुमने। ठीक है, फिर भी उसे आपको होमवर्क में रीड करने के लिए दूंगा मैं, जब अभी मॉड्यूल आएंगे अपने। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है एचईएफ के अंदर, क्योंकि आपने 11 12 में खूब पढ़ा हुआ बच्चों, तो उसको वहीं से पढ़ लीजिए आप, कोई नया नहीं है, वही चीज है सब कुछ। तीसरा होता है इसमें एओपी बीओआई। एओपी मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पहला कौन है? इंडिविजुअल। अब लिखना नहीं है आपको, जो लिखवाऊंगा वो लिखना आपको। दूसरा कौन सा था? एचयूएफ। तीसरा कौन सा है? एओपी बीओआई। एओपी मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। प्लीज सामने देखेंगे सब एक बार। बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। या तो आप क्या होंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन होंगे, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होंगे। देखिए मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं इस एओपी बीओआई का मीनिंग। मान लीजिए किसी पर्सन का बहुत बढ़िया लाइजनिंग था पॉलिटिकल, और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, क्योंकि जब तक आपके पॉलिटिकल लाइजनिंग अच्छे नहीं होंगे तब तक आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकते। तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला बच्चों, जयपुर से चोमू तक का एक हाईवे। चोमू बेटा जगह का नाम है, हमें ऑनलाइन वालों, यहाँ जयपुर के थोड़ा आगे जाएंगे तो एक हमारे यहाँ पर एक कस्बा है जिसको चोमू कहते हैं हम, उस जगह का नाम है, चलो कोटा तो सुना होगा, कोटा कर लेते हैं, वो फीलिंग अलग सा आ जाएगा। तो जयपुर से कोटा, कोटा तो बहुत फेमस है भाई, एक हाईवे मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, क्योंकि मेरी लाइजनिंग अच्छी थी, मैं पॉलिटिकल सबको जानता था, इसलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया एक जयपुर से कोटा तक का हाईवे बनाने का। और एक कॉन्ट्रैक्ट था 2000 करोड़ का, कि 2000 करोड़ का ये हाईवे बनेगा। पर मुझे कुछ भी नहीं पता
कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, हाईवे बनाने के बारे में, बस मेरी लाइजनिंग अच्छी थी इसलिए मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, एमसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है बच्चों, मैंने उससे कांटेक्ट किया और मैंने कहा देखो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है जयपुर से कोटा तक का हाईवे बनाने का। एमसीसी कहता है कि यही तो हमें नहीं मिलता, हम हाईवे बना देते हैं पर हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। अब एक काम करते हैं, हम मिलकर इस हाईवे को बनाते हैं। एमसीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बच्चों और मिस्टर पी जो है वो इंडिविजुअल है। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस हाईवे को डेवलप करेंगे। हालांकि मिस्टर पी तो कुछ नहीं करने वाला, उसके पास तो उसके नाम से कॉन्ट्रैक्ट लगा ली, सारा काम कौन करने वाली है, एमसीसी प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने इस हाईवे को डेवलप किया, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, कितना प्रॉफिट तेरा होगा कितना होगा, वो आप इन दोनों की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि कौन कितना पैसा लेगा। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या ये दोनों पार्टनर बन गए? तो फिर ये क्या है, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए दोनों इकट्ठे साथ में आए हैं। जैसे ये इवेंट पूरा हो जाएगा दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे। ये पार्टनर नहीं है बच्चों। जब भी कोई अनइनकॉर्पोरेटेड ऐसे कोई पर्सन होते हैं जो दो लोग मिलकर किसी इवेंट को पूरा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम एओपी बीओआई बोल देते हैं। क्योंकि इसमें एक तो इंडिविजुअल है और एक क्या है, कंपनी है। इसका मतलब ये एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। अगर मान लो ये एमसीसी ना होकर मिस्टर बी होता तो ये क्या बन जाता, बीओआई, क्योंकि दोनों ही क्या है, इंडिविजुअल है। सर थोड़ा पल्ले नहीं पड़ा। देखो भाई, एक तो होती है पार्टनरशिप, जहां पर दो लोग मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं, एक डीड बनता है, एक एग्रीमेंट होता है, जो बिजनेस कंटिन्यू करते रहेंगे उसे पार्टनरशिप कहते हैं बच्चों। हम ये काम है चलता रहेगा, वो पार्टनरशिप है। यहां पर कोई बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना। दूसरा एग्जांपल देता हूं, हमारे यहां पर एक अमरूदों का बाग है बच्चों, जयपुर के अंदर। ये विधानसभा देखा होगा आपने, उसके बैक साइड में एक अमरूदों का बाग नाम से एक जगह है बच्चों। नहीं, वहां पर अमरूद नहीं लगे हुए, जगह का नाम अमरूदों का बाग है। एक भी पेड़ नहीं अमरूद का, मैं भी देखने गया था, कुछ भी नहीं मिला। नॉर्मली क्या होता है, जो भी नेता आता है ना वो वहीं पे आता है, जितने भी नेता लोग होते हैं सब वहीं पे पहुंचते हैं। तो अमरूदों के बाग में एक मेला लगा हुआ था, शानदार मेला था, सब कुछ वहां मिलता, बढ़िया बढ़िया झूले थे, बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे हैं। मैं भी अपने दोस्त के साथ वहां गया उस मेले में घूमने के लिए। अचानक मुझे भूख लगी। उस पूरे मेले में मैं घूम लिया पर मुझे कहीं पर भी खाने को कुछ नहीं मिला। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैं कहा जैसे मुझे भूख लगी है वैसे बहुत सारे भूखे लोग और भी घूम रहे होंगे यहाँ पर, और किसी के पास भी खाने का ऑप्शन नहीं है, क्यों ना हम यहाँ पर एक खाने का स्टॉल खोल दे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है भाई, पैसा कमा लेंगे। वो मेला 10 दिन का था, पहले दिन ही हम पहुंचे थे, हमें पहले दिन ही भूख लगी थी। तो मेरे दोस्त को मैंने बोला एक काम करते हैं अपन, हम समोसे लाते हैं और यहाँ बेचते हैं। उसने कहा ठीक है। हम दोनों ने समोसे लेके आए और वहां बेचना स्टार्ट किया, और 10 दिन तक क्या खूब हमारी कमाई हुई है, खूब पैसा कमाया हमने। और पता चला एंड ऑफ द मेला हम दोनों ने 2-2 लाख रुपए कमा लिए। 4 लाख हमने टोटल कमाया, 2-2 लाख हमने कमा लिए, या 10-10 लाख हमने कमा लिए। अब मुझे बताओ बच्चों, ये कोई पार्टनरशिप थी क्या? मेला खत्म, पार्टनरशिप खत्म, या मेला खत्म, हमारी दुकान खत्म। तो ये क्या है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, जो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए साथ में आते हैं, और जैसे वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा वो क्या कर देंगे बच्चा, वो वहां से चले जाएंगे या फिर वो खत्म हो जाएगा आपका। तो उसे हम बोलते हैं एओपी बीओआई। इसके बाद में जो अगला पर्सन होता है जिसको टैक्स पे करना पड़ता है, सर एओपी बीओआई को टैक्स देना पड़ता है? बिल्कुल देना पड़ता है बच्चों, हाँ जी। फिक्स पार्टनरशिप वो कौन सी होती है भाई? किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पार्टनरशिप? नहीं नहीं, एग्रीमेंट किया आपने, क्या इवेंट है एक फिक्स पार्टनरशिप। आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है, वर्ड है फिक्स पार्टनरशिप। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, हाँ पर्टिकुलर तो मैंने सुना है, पर फिक्स पार्टनरशिप वर्ड मैंने पहली बार सुना।
अरे भाई, अरे अरे, एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ। एओपी बीओआई किसी इवेंट के लिए साथ में आई, इवेंट पूरा हो गया, पैसा कमाए, इस पे टैक्स लगेगा। आओ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, अगला व्यक्ति है बच्चों जो पैसे कमाता है या जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं, उसको नाम दिया गया है कंपनी। एक अगली कैपेसिटी है कंपनी। बहुत सारी कंपनियां पैसा कमाती है, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, कितनी सारी कंपनियां हैं। अब इसमें बहुत सारे टाइप है, प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, फलाना कंपनी, ढिमकाना कंपनी। जितनी भी कंपनियां हैं वो भी एक क्या है बच्चों, एक आइडेंटिटी है। जो कंपनी पैसा कमाएगी उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद होता है बच्चों क्या, पार्टनरशिप फर्म है ये, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी एक अपना एसएससी है बच्चों। अगला नेक्स्ट एसएससी है आपका। टोटल 7 होते हैं सेक्शन 231 के अंदर। पहला कौन है, दूसरा, तीसरा एओपी बीओआई, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा, और छठा होता है बच्चों लोकल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट। छठा कौन हो गया, लोकल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी क्या है बच्चों, अगर पैसा कमाएगी तो गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। अरे सर, गवर्नमेंट किसको टैक्स देने जाएगी, मैं खुद, अरे भाई गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं बच्चों। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पैसा कमाया है, रेलवे ने पैसा कमाया है, क्या अपने पास रख लेगा क्या वो, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है। डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है बच्चों, एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग है, आपकी आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है। जो टैक्स कलेक्ट करने का जो पावर रखती है वो कौन रखती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री रखती है। बाकी डिपार्टमेंट ने कोई प्रॉफिट कमाया है तो उस पर टैक्स कौन लेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ही लेगी बच्चों, क्योंकि इनको खर्चा भी कौन देता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ही देती है, ठीक है। और इसके बाद में सबसे लास्ट में है एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर आप इन ऊपर वाले 6 लोगों में नहीं आते तो आपको नाम क्या दिया जाएगा, एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे अपना आईसीएआई, ये क्या है, एजेपी है, नाम सुना आईसीआई का, बिल्कुल बच्चों। ये जो नाम है ये एक तरह से मंदिर के समान है बच्चों। बहुत सारे बच्चे क्या है कि गलत वलत बोलते रहते हैं। अरे वो बोलते हैं बेटा गलत जो फेल होते हैं, जो ढंग से नहीं पढ़ते, किस्मत, अरे कुछ नहीं होता किस्मत विस्मत। मैं आपको एक बात बताऊं, जो बच्चा पढ़ाई करता है वो पास होगा, किस्मत के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। यहां तो पढ़ने वाले की जरूरत है, पढ़ोगे, हिम्मत है पढ़ने की तो इस कोर्स में बने रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा है। पढ़ना भी नहीं है, 2-2 घंटे तक मोबाइल के अंदर वो रील देखनी है, झुकेगा नहीं, कच्चा बादाम। और फिर कहते हैं कि सर पास नहीं हो रहे। अरे भाई पास कहां से होगा, पूरे के पूरे जो 8 घंटे तू बैठ के पढ़ रहा था, उस 8 में से 7 घंटे तो तेरे झुकेगा नहीं चल रहा था, इधर उधर के मोबाइल मैसेज चल रहे हैं। ये मोबाइल बच्चों इतना बड़ा मीठा जहर है, आपको पता भी नहीं है कि आपका कितना सारा समय खा जाता है ये। आप 1 मिनट के लिए एक मैसेज करने के लिए मोबाइल निकालते हैं और वो 1 मिनट कब 1 घंटे में निकल जाता है पता तक नहीं चलता। ये सच्चाई है। मैं ये नहीं कहता मोबाइल छोड़ दो, फेंक दो, नहीं होगा आपसे ये। जो फेंक देगा वो तो पता नहीं कहां पहुंचेगा लाइफ के अंदर। ये हमारी एक ऐसी प्रायोरिटी बन चुकी है जिसके बिना हम, अगर आप घर से निकले हैं, आप इनकम टैक्स की बुक या नोट्स लाना भूल गए, तो आप अपने दोस्त को पढ़ोगे, आप देखोगे यार नोट्स तो भूल गया, मैं क्या करूं, चलो कोई बात नहीं एडजस्ट करेंगे क्लास के अंदर। पर आप मोबाइल लाना भूल गए, उल्टे पर वहीं से चल पड़ोगे, और इनकम टैक्स क्लास है, भाड़ में गई क्लास, मम्मी मैसेज ना पढ़ ले, 11 बजे मैसेज आएगा। इतना इंपॉर्टेंट बनाया हुआ है इसको। चलिए, पर बाकी मेरा तो एडवाइस आपसे यही है, इस बीमारी से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया होगा। ऐसा क्या देखना है इस मोबाइल के अंदर, पास होना है, अच्छे नंबर लाना है, लाइफ में कुछ करना है, तो इसको आप एक एक मोड बनाइए जिसके थ्रू आप अपना सहूलियत ले सकें। किसी से बात करनी है तो इसे निकालिए। आप 24/7 क्यों किसी के लिए अवेलेबल रहते हो,
क्यों रहते हो भाई? नहीं रहूंगा मैं। शाम को फोन कर लेना 5 बजे के बाद में, 2 घंटे के लिए टाइम हो तेरे पास तो, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं उठाऊंगा फोन। क्योंकि क्या पहले लोग नहीं पढ़ते थे, या पहले जमाना नहीं चलता था जब मोबाइल नहीं थे, चल रहे थे ना, शायद बढ़िया तरीके से चल रहा था। आज सब कुछ मैशअप हो गया है। चलो आगे बात करेंगे इसके बारे में अपन। हाँ जी, जियो की अच्छाई सुन के आए हो आप? बढ़िया बात है। ये 7 लोग हैं, जैसे ICAI है, क्या ऐसे इंडिविजुअल है क्या? नहीं, नहीं। HUF भी नहीं है, AOPBY नहीं है, कंपनी नहीं है, ना ये फर्म है, ना LLP है, ना ये कोई लोकल अथॉरिटी है। तो इसका मतलब क्या है? ये AJP है। तो ये 7 लोग है बच्चों, जो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 231 के अंदर कवर किए गए हैं। बढ़े आगे। क्या है रे यार ये? लिखो आप। सबसे पहले टैक्स रेट में पॉइंट नंबर ए पढ़ रहे हैं बच्चों हम। ए, इंडिविजुअल, HUF, AOPBY और AJP, 7 में से 4 लोगों के नाम मैंने यहां लिखे हैं। इन 4 लोगों का टैक्स रेट क्या रहेगा? अगर इन 4 लोगों ने अपनी टोटल इनकम 0 से 2,50,000 तक अर्न किया है, तो इनका जो टैक्स रेट रहेगा वो रहेगा 0%। मतलब सर, मतलब अगर इनमें से किसी भी पर्सन ने 2,50,000 तक का टोटल इनकम अर्न किया है, तो उसको कुछ भी टैक्स नहीं देना। इसीलिए इसको नाम दिया गया है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इंडिया में अगर आपने 2,50,000 तक इनकम कमाया है, आप इंडिविजुअल है, HUF है, AOPBY है या फिर AJP है, तो आपको कुछ भी टैक्स के नाम का नहीं देना है। पर हाँ, जैसे ही आप ज्यादा कमाएंगे, 2,50,000 से ज्यादा कमाएंगे, मतलब 2,50,001 से लेकर 5,00,000 रुपीज तक, तो आपका जो टैक्स रेट है वो कितना हो जाएगा? 5%। तो आपको 5% के हिसाब से क्या हो गया भाई? कुछ जीरो कम रह गया क्या? इसमें तो क्या है, सही तो है, 3 ही तो आएगा ना, 4 आएगा क्या? 4 तो 25 लाख हो जाएगा, 3 आएगा ना। तो क्या हो गया? तो जीरो कम ज्यादा हो जाता है यार, क्या है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड कर जाए, अब तो ठीक है, और 10 लाख के बीच में होगी, तो आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख से एक्सीड करे एंड अबव, तो उस पर टैक्स रेट कितना होगा आपका? 30%। अच्छी बात क्या है सर, स्लैब्स रेट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो फाइनेंस एक्ट 21 में था, वैसा ही फाइनेंस एक्ट 22 में भी है।
स्लैब रेट में कुछ चेंज नहीं हुआ है भाई, सेम टू सेम है। मतलब मॉड्यूल का जो फर्स्ट आपका है वैसा का वैसा आप करोगे तो आपसे हो जाएगा ये। अगर आप इंडिविजुअल है, एचएफ, एओपी, बीओआई या फिर एजेपी हैं और आपने 2,50,000 तक इनकम कमाई है तो टैक्स क्या होगा? 0 होगा। अगले 250 पर 5%, अगले 5 पर 20% और उसके बाद, सर ये क्या बोला आपने? देखिए बच्चों, ये आपकी इनकम है, ये इनकम है आपकी। अगर आपने सिर्फ कितना कमाया? 2,50,000 कमाया तो आपको टैक्स नहीं देना है। पर अगर आपने 2,50,000 से ज्यादा कमाया पर 5 लाख के अंदर अंदर कमाया तो 250 पे तो नहीं देना, पर अगले 250 उस पे टैक्स कितना आएगा? 5%। सर पल्ले नहीं पड़ा। सोचो कि आपने 4 लाख रुपया कमाया तो इस 4 में पहले 250 पे टैक्स क्या आएगा? 0। सर देखिए, यहां स्लैब रेट चल रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि पहला स्लैब जो आपका है वो 250 का है। अगर 250 तक आप कमाते हैं तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आप गरीब आदमी हैं हमारी नजर में, हम टैक्स नहीं लेंगे आपसे। पर हाँ, अगर 250 से जितना भी ज्यादा होगा पर 5 के अंदर अंदर होगा तो 5% टैक्स लगेगा। इसका मतलब क्या ये 5 के ऊपर है क्या? नहीं सर। पर 250 से ज्यादा है तो बताओ बैलेंस कितना बचा? 1.5। तो इसका 5% कितना हो गया? 7,500। ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब पहले 250 पे टैक्स है 0, अगले 250 पे टैक्स कितना हो गया? 5%। अब 5 से 10 के बीच में अगर आप आ गए तो 20% है। इसका मतलब अगले 5 लाख पर कितना होगा? 20% होगा। और उसके बाद जो भी होगा उस पर कितना है? 30%। कुछ तो पल्ले पढ़ाई होगा। एक काम करते हैं, इसको और बेहतर समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं। लिखो एग्जांपल। एक मिस्टर पी हैं, आप चाहे तो अपना नाम लिखिए, मैं तो मेरा ही लिखूंगा। उनकी जो टोटल इनकम है 6 लाख, 12 लाख, 37 लाख। कैलकुलेट टैक्स पेबल। आपको इसका टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है। नहीं, आप नहीं करेंगे, वक्त दूंगा बेटा। इतने क्वेश्चन दूंगा करने के लिए थक जाओगे। पर जब कंसेप्ट चल रहा है तो पूरा फोकस रखो कि मैं कैसे करता हूं, उस चीज को मैं आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूं। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने इनकम टैक्स पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, हो सकता है आपने कोई बीकॉम वगैरह में पढ़ लिया हो या कोई वैसे ही पढ़ लिया हो। तो पढ़ लिया तो बेटा उसे भूल जाना। ये आपके जो बिल्कुल ब्लैंक माइंड है आपका, बिल्कुल व्हाइट पेपर जो आपका, उस पर मुझे लिखने दीजिए इनकम टैक्स, और बिल्कुल मेरे साथ चलिए, ना आगे चलना ना पीछे चलना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आज तक का एग्जाम का जो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। हम एडवांस लेवल तक टच करके आएंगे बच्चों। ठीक है, पहले आराम से समझिए कि होता क्या है, उसके बाद में जितना दौड़ लगवाना मैं लगवाऊंगा। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे आराम से। आपकी इनकम पहले केस में कितनी है? 6 लाख। तो सॉल्यूशन के अंदर मैं टोटल इनकम मान के चलता हूं 6 लाख रुपए। ठीक है, ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं ये एग्जाम में आपको फॉलो नहीं करना। मतलब आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, एग्जाम में लिखने का तरीका अलग होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए आपके दिमाग इस इनकम को देखना स्टार्ट करे, ये टैक्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करे, ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड होगा वो इसको ऐसे ही रीड करना स्टार्ट कर जाएगा और फिर आराम से आपका टैक्स में गलती नहीं करोगे आप।
तो ये जो 6 लाख की इनकम है, मुझे बताओ बच्चों, इस 6 लाख की इनकम में पहले 250 पर टैक्स क्या होगा? 0%, मतलब जीरो टैक्स है। ये जैसे ही मैंने 6 लाख देखा, ये 5 से ज्यादा है और 10 से कम है, इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब इसके अगला जो 250 का स्लैब है उस पर कितना लगेगा? 12,500। यह आ गया टैक्स आपका। अच्छा, सर इसका मतलब ये हो गया 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 क्या बनता है? टैक्स बनता है। देख लो ना, अगर आपकी इनकम 5 लाख होती तो आपका टैक्स कितना बनता? 12,500। अब 5 लाख तक तो पहुंच गए हम, क्या 10 लाख तक इनकम है क्या? नहीं सर, इनकम आपकी कितनी है? 5 से ज्यादा है पर 10 से कम है। तो बताओ बैलेंस कितना बचा फिर? 1 लाख। इस 1 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 20%, जो कितना होगा? 20,000। बताओ टैक्स कितना हुआ आपका? 32,500। ठीक है यहां तक। अब होता क्या है बच्चों, जब जब टैक्स निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स के साथ साथ में एक सेस का अमाउंट भी चार्ज करती है। सेस का अमाउंट, हाँ बच्चों, सेस का अमाउंट। गवर्नमेंट का कहना है कि जो हमारे देश की एजुकेशन है और जो हेल्थ सिस्टम है, इसको हम वर्ल्ड क्लास का बना देंगे। पता नहीं कब बनाएंगे, पर बना देंगे। हेल्थ सिस्टम तो आपको पता है बेटा, कोविड में सामने आ गए इनके, पूरे वर्ल्ड के समझ में आ गया यार। कोविड के अंदर, थोड़ा मैं आपका समय लूंगा 1 मिनट का। अभी आपने देखा जो सेकंड वेव थी, अब तो 3-4 वेव निकल गई, वो तो सब बकवास है। जो सेकंड वेव आई थी बच्चों कोविड की, मैं यकीन से कह सकता हूं कि ऐसा उसने कोई परिवार नहीं छोड़ा, आपके जान पहचान के परिवार में या दूर के परिवार में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो भगवान को प्यारा हो गया इस कोविड के अंदर, सेकंड वेव के अंदर। सबके साथ हुआ है बच्चों, बड़े खतरनाक वेव थी वो। मेरे पिताजी के साथ भी था। नहीं, भगवान की दया से हैं, वो लंबी उम्र करे, मेरे उम्र लगे। एक रेमडेसिविर नाम का एक इंजेक्शन था बच्चों, जो संजीवनी बूटी बना हुआ था। नॉर्मली मार्केट में वो 7-8 हजार का मिलता है। वो ब्लड को, थिकनेस को बिल्कुल कम कर देता है। वो मार्केट में ब्लैक हो रहा है। कानपुर जाके हमने रेमडेसिविर परचेज किया इस लॉकडाउन के अंदर, 60,000 रुपीज का एक। वो लाए 6, लगाए पिताजी के। अब वो रेमडेसिविर की वजह से बचे या भगवान की दया से बचे, वो तो राम जी जाने क्या हुआ था। बट ये सिस्टम हमारे देश का, ऐसे एजुकेशन का हाल है। आज आप देखिए ना एजुकेशन का क्या हाल हुआ पड़ा है बच्चों। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा। प्राइवेट वाले तो बेचारे खूब मेहनत करते हैं बच्चों पर, कर ही रहे हैं, पर सरकारी का हाल देखिए आप। बच्चे, एक पहली बात है, स्कूल में बच्चे ही नहीं है। अगर बच्चे हैं तो टीचर नहीं है। टीचर अपॉइंटेड है पर क्लास में नहीं है या फिर स्कूल में नहीं है, वो अपना कोई और ही कर रहा है। चलो जैसा भी सिस्टम है, कभी तो सुधरेगा। तो गवर्नमेंट का मानना है कि जो भी हम टैक्स लेंगे, उस टैक्स को हम एक टैक्स के ऊपर एक सरचार्ज लगाएंगे। उसको नाम दिया गया है सेस। सेस है बच्चों, इसे एजुकेशन एंड हेल्थ सेस का नाम दिया गया है, जो कितना है? 4%। इस टैक्स का 4%। सर सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बच्चों, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को इनकम टैक्स एक्ट में अगर टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप कंपनी है, चाहे आप इंडिविजुअल है, चाहे फॉरेन कंपनी है, फलाना है, ढिमकाना है, कुछ भी है आप, और आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो उस टैक्स की अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा 4% से, और ये क्या बन जाएगा? इसे क्या नाम दिया गया? सेस। अब आपका टैक्स चाहे कितना भी हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 करोड़, 200 रुपए, 100 रुपए, हमेशा क्या होगा? 4% से उसे इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसको नाम दिया गया है हायर एजुकेशन सेस, या फिर एजुकेशन सेस, या हेल्थ एजुकेशन सेस, जो भी आपको सही लगे। मैं तो सिर्फ सेस बोलता हूं इसको, आप भी सेस बोल सकते हैं। कितना होगा सेस बेटा? 4% इसका। सेस हमेशा टैक्स पे लगेगा 1300 पूरा, तो कितना आ गया? आप
ये क्या आ गया आपका, सही लिखा ना मैंने ये, अरे बोलिए ना, टैक्स पेबल। आया पहला समझ में आपको, छाप दो, कॉपी करो कॉपी। हाँ जी फिक्स है ये। 2016-17 से पहले 3% हुआ करता था, 2004-5 से पहले 2% हुआ करता था, 97-98 से पहले 1% था, और 91-92 से पहले नहीं था। गवर्नमेंट की तरफ से तो पहुंचे हुए हैं बेटा। देखिए एक अजीब सी एक, आप लिखते रहो, मैं कुछ बात कर रहा हूं आपके साथ में, कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो गवर्नमेंट टीचर बने, पर वो गवर्नमेंट टीचर नहीं चाहता कि उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। अजीब सा नहीं है ये? देखिए गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट डॉक्टर बनना आसान नहीं है बच्चों। हजारों में से किसी एक को छांटा जाता है, जो सुपीरियर होता है उसको मिलती है ये जॉब, बहुत इंटेलिजेंट होगा वो बनेगा। आपके परिवार में भी अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है बच्चों, तभी वो वहां तक पहुंच पाया है। हजारों लोग तैयारी करते हैं। देखिए ना, रीट का एग्जाम दिया था, पूरे राजस्थान का नेट बंद कर दिया इन्होंने, फिर भी लीक हो गया पेपर। कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने मीम बन गए इसके, लाखों लोग ये एग्जाम देते हैं, पर कुछ ही लोग ये नौकरी मिलती है। इसका मतलब वो जो कुछ ही लोग हैं वो सुपर इंटेलिजेंट है? क्या वो लोग एजुकेशन को नहीं सुधार सकते? क्या वो लोग पढ़ा नहीं सकते बच्चों को? मैं एक गवर्नमेंट टीचर नहीं हूं, पर वो गवर्नमेंट टीचर शायद मुझसे बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, फिर भी नहीं पढ़ाता। क्यों सर? क्योंकि सिस्टम अजीब सा हो गया है। गलती उसकी भी नहीं है, एक सिस्टम ऐसा बन गया है इसमें। चलो बढ़े आगे, अब लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी। अगर इनकम आपकी 12 लाख हो जाए, तो ये पहला सेम रहेगा, दूसरा सेम रहेगा बच्चों, अरे बोलो ना। अब तीसरे में क्या करेंगे हम? ये जो बैलेंस नहीं आएगा बच्चों, सर बैलेंस क्यों नहीं आएगा? अरे भाई बैलेंस कैसे आ जाएगा? बैलेंस तो लास्ट में आता है ना। इसका मतलब 10 से ऊपर हो आप, तो अगला स्लैब कितना आएगा आपका? 5 लाख का। और 5 लाख पर कितना होता है रेट आपका? 20%। कितना आ गया? 1 लाख। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। 10 लाख तक की इनकम पर टैक्स कितना बनता है? 1,12,500। एडोक याद कर लीजिए अब। 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो टैक्स कितना बनेगा? 12,500। 10 लाख तक की इनकम में टैक्स कितना बनेगा? 1,12,500। अब बताओ बैलेंस कितना बचा है? 2 लाख। 2 लाख पर कितना रेट आएगा? 60,000। ला दो जी टोटल। 1,72,500। हाँ जी, सेस कौन लाऊगा? कितना? 6,900। क्या पल्ले पड़ा क्या? कॉपी करो फिर जल्दी से। आप लोग कल आए थे क्लास में क्या? फर्स्ट डे आपका आज? कल थे क्लास में? दिखे तो नहीं कल? अच्छा। हाँ भी पीछे हड़ो।
पीछे वालों पर मुझे मेरी थोड़ी विशेष नजर रहती है। क्या सर आप भी पीछे बैठते थे क्लास में? नहीं बेटा, मैं बीच में से घुस के बैठता था, टीचर की नजर ना पड़े बस मेरे पर। मैंने कभी डाउट नहीं पूछा कभी नहीं पूछा। पूरा सीए कंप्लीट हो गया हमारा, कभी डाउट नहीं पूछा, एक भी डाउट नहीं हुआ मुझे। बच्चे डाउट पूछते थे, सर ऐसे मैं देखता यार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते डाउट बढ़े आगे। अब देखिए, अब लास्ट केस है हमारा। अब इसको देखो मैं कैसे सोल्व करता हूं सिंपल तरीके से। टोटल इनकम कितनी है लास्ट केस के अंदर? 37 लाख। ठीक है भाई। अब मैं कहता हूं कि सर अप टू 10 लाख पर मेरा टैक्स कितना है? अब जरूरी थोड़ी वो सारे गीत फिर से गाने, अब तो समझ में आ गया ना। 1/12/500 कैसे बना कि पहले 250 पे कुछ भी नहीं, अगले 250 पे 5%, अगले 1 लाख पर 20%, तो कितना हो गया? 1/12/500। इसके बाद बैलेंस कितना बच गया? 27 लाख का 30% करेंगे आप, इन दोनों को टोटल करेंगे और जो भी अमाउंट आएगा उसमें सेस जोड़ेंगे आप, कितना? 4%, और ये आएगा आपका टैक्स पेबल। 9,58,000। सही लिखा ना मैंने? देखिए थोड़ा सुनाई कम देता है मेरे को। अच्छा, बच्चों ने कुछ आंसर बताए थे सर, जॉइंट वेंचर, मॉड्यूल कब तक आएंगे? आईसीआई के जब अपलोड हो जाएंगे तब आ जाएंगे। अपलोड कब होंगे? जब इंस्टीट्यूट जाएगा। हो गया भाई? अच्छा टाइम हो गया भाई, चलो सर अब निकलो, हो गया। ये 100 रुपीज भाई किसी के गिरे हैं क्या? जो गिरे हैं वो अपना इस नोट का नंबर बता के ले जाइए। सबूत तो देना पड़ेगा ना, ऐसे बोल दो मेरा गिरा है, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। चलिए 100 तो आगे, कुछ और मिलेंगे तो अपने समोसे मंगवा लेंगे एक दिन। नीचे मैं दे देता हूँ काउंटर पे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। तो आप लोग जा रहे हो क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में? सारे पूरी क्लास जा रही है? जाना चाहिए भाई, आपको जाना चाहिए।